वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम राजनीति विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, शीत युद्ध का दौर। आज पिछली दो वीडियोस में भी हमने फर्स्ट चैप्टर को समझा था और उसमें हमने शीत युद्ध और उसके कारणों की चर्चा की थी। लेकिन आज कुछ बदलाव ये किया गया है कि आज हम एनसीईआरटी बुक की भी चर्चा करेंगे कि एनसीईआरटी बुक से जो फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, उसमें किन बिंदुओं की चर्चा की गई है। एनसीईआरटी इस विषय पर क्या कह रही है, इसे पढ़ने के लिए हमने कुछ प्रमुख बिंदुओं को इसमें लिख लिया है। एनसीईआरटी बिंदु में सबसे पहला आता है परिचय। तो परिचय क्या है? जो नीचे लिखे गए समस्त बिंदु हैं, ये हमारी एनसीईआरटी बुक में शीत युद्ध का दौर अध्याय 1 के अंतर्गत आते हैं। इसमें समस्त बिंदु इन्हीं का हमें अध्ययन करना है। सबसे पहला है परिचय, इसमें सभी बिंदुओं का संक्षिप्त विवरण है। दूसरा है क्यूबा का मिसाइल संकट। तो क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है? चरम बिंदु है किसका? शीत युद्ध का। शीत युद्ध का जो चरम बिंदु कहा गया है, जबकि शीत युद्ध सबसे ज्यादा अपने चरम पर था, तीव्र उस पर था, जहां पर दोनों ही महाशक्तियों के मध्य युद्ध की संभावनाएं व्यापक तौर से बन चुकी थी। ऐसी स्थिति में जहां की विश्व को ये लगा था कि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो अब बस होने ही वाला है। अतः यहाँ पर क्यूबा का मिसाइल संकट ये कब हुआ? 1962 में। 62 में क्या घटना थी कि सोवियत संघ अमेरिका से भौगोलिक तौर से निकट, क्यूबा एक द्वीपीय देश है जहां पर की साम्यवादी शासन है। साम्यवादी शासन होने की वजह से यह विचारधारा के तौर पर सोवियत संघ का नजदीकी माना जाता है। यहाँ क्यूबा पर सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी, जिसकी भनक की अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद लगी और इसके लिए फिर अमेरिका ने अपने जहाजी बेड़ों को भेजा, जिससे कि जंगी जहाजों को रोकने के लिए। किसको? सोवियत सेना की जंगी जहाजों को रोकने के लिए। यहाँ पर अमेरिका के दबाव में फिर सोवियत संघ ने उन मिसाइलों की हटा लिया। यहाँ पर फिर अगला आता है शीत युद्ध क्या है, जिसको हम मोस्टली पिछली 2 वीडियोस में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। लेकिन फिर भी हम एक तौर से क्या कहेंगे कि ये एक मानसिक युद्ध है, मनोवैज्ञानिक युद्ध है, विचारधारा का टकराव और पारस्परिक संदेह के लिए ये 2 महाशक्तियों के मध्य लड़ा गया। और वो 2 महाशक्तियां थी सोवियत संघ और अमेरिका। यहाँ पर दोनों ही महाशक्तियों के बीच ये शीत युद्ध लंबे समय तक चला, 1945 से लेकर 1991 तक। इसके बाद अगला जो पॉइंट है 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। तो इसमें क्या कहा गया है, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसके पश्चात जो पूरा विश्व था वो 2 ध्रुवों में बट गया। 2 महाशक्तियां उदय होकर आई और उनकी विचारधारा के तौर पर, उनके समर्थन के तौर पर विश्व में 2 ध्रुव बन चुके थे और यूरोप जो था वो 2 भागों में बट चुका था। तो यहाँ पर 2 ध्रुवीय, ध्रुव का अर्थ होता है महाशक्ति, अर्थात 2 महाशक्तियां जो कि पूरे विश्व का क्या कर रही थी? नेतृत्व कर रही थी। यहाँ पर अगला है, इसमें और हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों महाशक्तियों ने क्या किया? अपनी विचारधारा के समर्थन में सभी देशों को जुटाना शुरू कर दिया और गठबंधन बनाने शुरू कर दिए। तो इसके बाद है शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरे में कहा गया है कि जो शीत युद्ध था इसमें इसके दायरे क्या थे, इसकी सीमाएं क्या थी? तो इसकी सीमाएं थी कि जो युद्ध जो लड़ा
लड़ा जा रहा था वो मनोवैज्ञानिक तौर से ही मात्र लड़ा जा रहा था। इसमें कभी भी चाहे जितनी संभावना हो, लेकिन इसमें ये नहीं हुआ कि कभी भी ये युद्ध रक्त रंजित हुआ हो। दोनों ही महाशक्तियां संयम बरत रही थी और जिम्मेदारी पूर्ण पूरा विश्व के जो अन्य देश थे वो उनसे क्या जिम्मेदारी पूर्ण रवैया उन्होंने अपनाया, जिससे कि शीत युद्ध को और बढ़ावा ना मिल सके। इस बीच में इन दो महाशक्तियों के अन्य देशों के अन्य विवाद और युद्ध भी हुए, लेकिन फिर भी ये शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध में बदला नहीं, रक्त रंजित युद्ध में नहीं बदला। तो ये इसके दायरे थे, ये इसकी सीमाएं थी। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि इसमें गठबंधन हुए। कौन से गठबंधन थे वो? नाटो और वार्सा और कौन से हुए? नाटो, वार्सा, सीटो, सेंटो, ये गठबंधन इसमें दो ध्रुवीय विश्व में हुए थे। और इसके अलावा ये क्या यूरोप से एशिया महाद्वीप में भी इसका दायरा विस्तृत हुआ। दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्षता। यहाँ पर जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस समय क्या हुआ कि जो दो महाशक्तियां थी उनको दो महाशक्तियां थी उनके तो गठबंधन थे ही, जो देश उनमें मिल चुके थे वो तो थे, लेकिन कुछ नव स्वतंत्र राष्ट्र भी थे जो कि एशिया, अफ्रीका महाद्वीप और लैटिन अमेरिका महाद्वीप से संबंधित थे। इन देशों को एक सहारा मिला। किसका सहारा मिला? गुट निरपेक्षता का। ये एक ऐसा आंदोलन था जो कि शीत युद्ध के दौर में दो ध्रुवीयता को चुनौती प्रस्तुत कर रहा था। इसका जो ये नीति किसके द्वारा लाई गई? 5 नेताओं के द्वारा। 5 शासक जो थे उनके द्वारा ये नीति मूलतः लाई गई। इसकी अगुवाई भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के टीटो और मिस्र के जो कर्नल नासिर थे उन्होंने इसकी अगुवाई की। यहाँ पर घाना के और इंडोनेशिया के शासक भी इसमें सम्मिलित हुए। यहाँ पर गुट निरपेक्षता क्या है ये सवाल उठता है। तो गुट निरपेक्षता जो है वो तटस्थ पृथकतावाद नहीं है, मतलब इसमें दोनों जो महाशक्तियां थी उनसे अलग रहने की नीति तो थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से अलग रहने की नीति इसे नहीं कहा जा सकता है। इसमें केवल ये कहा गया है कि जो गुट निरपेक्षता से जुड़े राष्ट्र हैं, गुट निरपेक्षता आंदोलन से जुड़े हुए राष्ट्र हैं, वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करेंगे। वो दोनों ही महाशक्तियों से तटस्थ रहेंगे, ना कि दोनों ही महाशक्तियों से अलग अलग इस तरीके के नहीं रहेंगे कि वह अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में हस्तक्षेप ना कर सकें। नव अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, इसके विषय में कहा गया है कि नव अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में कि अंकटाड जो था, विश्व की जो एक संस्था है अंकटाड, वो एक प्रस्ताव लेकर आई 1970 के दशक में कि एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था ऐसी लाई जाए जिससे कि जो अल्प विकसित राष्ट्र देश हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके, और इसका भारत ने समर्थन किया। विकसित राष्ट्र इस व्यवस्था का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। भारत और शीत युद्ध, तो इसके विषय में कहेंगे कि भारत और शीत युद्ध में क्या है कि जब शीत युद्ध चल रहा था उस समय भारत ने इस शीत युद्ध को बढ़ावा न देकर इसमें मध्यस्थता की भूमिका अदा की, और जो भी गुट निरपेक्षता से जुड़े हुए देश थे
उनको भी शीत युद्ध को कम करने में भूमिका अदा करने के लिए भारत आगे लाया। तो यहाँ पर भारत की जो भूमिका है शीत युद्ध में वो ना ही सकारात्मक है और ना ही नकारात्मक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत ने कई बार शीत युद्ध को कम करने का प्रयास किया। तो इस तरीके से ये कुछ बिंदुओं में क्या समझाया गया है, एनसीईआरटी में हमारा शीत युद्ध का दौर अध्याय 1 समझाया गया है। और इसका काफी विस्तृत इसकी डिटेलिंग हो सकती है, इसको विस्तृत तरीके से भी समझाया जा सकता है। आप इसको और अच्छे से एनसीईआरटी का जो अध्ययन करेंगे तो उसका जो संक्षिप्त जो विवरण निकलेगा वो इन्हीं शब्दों से जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो क्यूबा का मिसाइल संकट है वो शीत युद्ध का चरम बिंदु था। शीत युद्ध एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। विश्व जो था वो 2 ध्रुवों में बढ़ चुका था। 2 महाशक्तियां पूरे विश्व का नेतृत्व कर रही थी। शीत युद्ध के दायरे ये थे कि दोनों महाशक्तियां संयम बरत रही थी, वो रक्त रंजित युद्ध से बच रही थी, वो परमाणु युद्ध होने के खतरे से बच रही थी। इस वजह से शीत युद्ध के दायरे सीमित थे। 2 ध्रुवीयता को चुनौती गुट निरपेक्षता। सिर्फ शीत युद्ध में जो एक नीति उभर कर आई वो थी गुट निरपेक्षता, जिसने 2 ध्रुवीयता को चुनौती दी। चुनौती इस प्रकार से थी कि गुट निरपेक्ष जो देश थे वो काफी बड़ी संख्या में एक साथ एक मंच पर आए, जिसे तीसरी दुनिया कहा गया। नव अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, इसका भी व्यापक अर्थ है कि ये विकसित देश और विकासशील देशों के बीच जो विषमता है उसको दूर करने का उपाय है नव अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, जिसका कि विकासशील देश हमेशा से समर्थन करते आए हैं और विकसित देश इसका विरोध करते हैं। और भारत और शीत युद्ध हमने अच्छी तरीके से हम जानते हैं कि भारत जो है वो एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है। शीत युद्ध के उस समय उसने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की रक्षा करने के लिए हमेशा शीत युद्ध में मध्यस्थता का रास्ता अपनाया, क्योंकि भारत एक हाल ही में स्वतंत्र राष्ट्र था और उसे अपनी आज़ादी और आर्थिक विकास दोनों ही पर बहुत ध्यान देना था। इस वजह से भारत ने हमेशा शीत युद्ध में एक मध्यस्थ के तौर पर कार्य किया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम अगली वीडियो में अगले चैप्टर को पढ़ेंगे और हम आशा करते हैं कि आपको इन बिंदुओं के जरिए इस चैप्टर को समझने में मदद मिली होगी। धन्यवाद।